भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। ठीक है, ये टॉपिक है मिनरल्स ऑफ इंडिया, मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो इसको हम 3-4 भागों बांट लेना पढ़ने के तरीके के हिसाब से। 3-4 भाग जो बनेगा वो, पहला तो खनिज का मतलब क्या है या इसकी परिभाषा क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पहली चीज हम ये देख लेंगे। दूसरी चीज हम इसमें देख लेंगे इससे जुड़ी हुई संस्थाएं। पेपर में संस्थाओं से संबंधित भी प्रश्न कभी पूछ लेता है, जो हम इसी को ही देख लेंगे। संस्थान और बेल्ट, एक बेल्ट और देखेंगे खनिज बेल्ट जो होती है वो, एक सीधे सीधे प्रश्न खनिज बेल्ट से निकल जाता है तो उसको भी हम देख लेंगे। इसके बाद अब देखेंगे खनिजों के वर्गीकरण, और वर्गीकरण से प्रश्न आजकल यहीं से ज्यादा आ रहा है, क्यों ना हम इसको थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया जाए। उसके बाद जो प्रमुख कुछ खनिज होंगे जो आपके नोट्स में मेंशन है उनको बारे में, कि किस खनिज से मतलब कौन सा खनिज किस राज्य में ज्यादा भंडार है, कैसे क्या, उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है भारत के प्रमुख खनिजों में, यदि हम भारत के खनिजों को पढ़ना है तो 4 भागों में आप डिवाइड कर लीजिएगा। पहला भाग है कि इसकी परिभाषा या अर्थ क्या बनेगा खनिज का, दूसरा संस्थाएं या बेल्ट, तीसरा वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब कौन किस में जाता है, पेपर में ज्यादातर ये वाला यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। और प्रमुख खनिज जो भी है उनको 10वां जो खनिज ज्यादातर ट्रेंड में चल रहे हैं, पेपर में बनते रहते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो पहली बात हमारे सामने ये है कि जो भारत के प्रमुख खनिज है इनकी जो परिभाषा है पहले हम ये थोड़ा सा जानते हैं। मतलब खनिज किसे कहेंगे ये चीज हमें देखना है। और ध्यान खनिज का मतलब ये है कि तुम्हें चट्टानें पता हो, खनिज की प्राप्ति कहाँ से होती है, चट्टानों से। तो ध्यान दिएगा, देखो ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर चट्टानें पाई जाती है। तो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से कुछ तत्व पाए जाते हैं या कुछ यौगिक पाए जाते हैं, और उन यौगिकों को या तत्वों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, खनिज कह देते हैं। आप इसकी परिभाषा क्या लिख सकते, लिखिएगा पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी का भूगर्भ जानते हैं ना, पहले पढ़ा दिए आपको, क्या कोई भी तल मान लीजिए हम लोग ये यहाँ पढ़े हैं। अब एक्चुअल में वो देखना होता है कि वहां पर कौन सी चट्टान है, डिपेंड करता है चट्टान के ऊपर, तभी खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिएगा, जैसे कोयला, जैसे तांबा, जैसे अभ्रक है ना, जस्ता आदि। मतलब ये सभी के सभी क्या है, सब खनिज ही तो कहलाएगा। पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर जैसे हम जाते हैं तो सबका सब पाया जाएगा। तो पृथ्वी के भूगर्भ में कोई तत्व, देखो तत्व या यौगिक केमिस्ट्री में पढ़ते नहीं पढ़ते, तो कोयला, तांबा, अभ्रक, जस्ता आदि ये सभी क्या है, खनिज के रूप में जानेंगे। खनिज की प्राप्ति किससे होती है, दूसरा प्रश्न है, खनिज की प्राप्ति किससे होती है, चट्टानों से। तो चट्टानों से सीधे प्राप्त हो जाता है। कोई भी खनिज प्राप्त होता है तो खनिज प्राप्त जो होता है उसका एक ओर होता है, एक अयस्क होता है। तो लिखिएगा खनिज की प्राप्ति अयस्क से की जाती है। खनिज की प्राप्ति चट्टानों में पाए जाने वाले अयस्कों से होती है। ठीक है, पूछे अयस्क किसे कहेंगे, तो अयस्क मतलब क्या है, खनिज। मतलब जैसे मान लीजिए बोलो कोयला है, या जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर लोहा है, तो लोहे की प्राप्ति
लोहे की प्राप्ति सीधे नहीं होती है, उसके अयस्क होते हैं, है ना, होते नहीं होते। वैसे ही मतलब जितने भी लगभग कोई भी तत्व है या कोई भी खनिज है, उस खनिज सीधे ऐसे नहीं कि सीधे मिल गया और लेके चले गए, उसे शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? शुद्ध। तो कम शुद्धि वाले जो भी धातुएं होती हैं उन्हें हम अयस्क कह सकते हैं। कम शुद्धि, ज्यादा 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 मतलब अशुद्धियां हैं, तो ज्यादा अशुद्धियां तो क्या हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब उसको प्यूरिफाई करने में खर्चा होगा ज्यादा से ज्यादा, इसलिए क्या है, तो खनिज की प्राप्ति किससे होती है? ओर से। तो पूछ सकते हो खनिज किससे प्राप्त होंगे? ओर से होंगे, ध्यान रखना। ओर मतलब अयस्क, किससे होंगे? इसे अंग्रेजी में कहते हैं ओर, ठीक है, ध्यान रखना, हो जाएगा। तो देखिएगा, समझिएगा, खनिज मतलब क्या है? तो पृथ्वी के भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से क्या है, मतलब कोई तत्व पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं खनिज। और खनिजों की प्राप्ति किससे होती है? आपको ध्यान रखना, ओर से होती है। ये दो चीजें आपकी स्पष्टता के साथ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दूसरी हेडिंग पर आते हैं हम लोग, संस्था या बेल्ट, है ना, संस्था और बेल्ट, इनको देख लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है वो 4 मार्च 1851 करना, 1851 में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में या कोलकाता, कहाँ पर है? कोलकाता में है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा उस समय इसकी स्थापना की गई थी। पेपर की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में खनिज संबंधी अगर कोई मतलब संस्थान है जो कार्य करता है, तो वो संस्थान कौन सा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। इतना आपको ध्यान रखना है, ओके। ये पहली संस्थान के लिए। दूसरी के लिए भारतीय खनन ब्यूरो। भारतीय खनन ब्यूरो की जो स्थापना हुई है वो 1 मार्च 1948 को हुई है, आजादी के बाद है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। और नागपुर आप जानते हो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये आपको ध्यान रखना है। तो खनिज संबंधी संस्थाओं में 2 संस्थाएं एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है कि यदि खनिजों का विकास या सर्वेक्षण करना है, उसके लिए एक संस्था है जिसका नाम क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 4 मार्च 1851 को हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से जब कभी भी कोई मतलब खनन होता है, जब माइनिंग की जाती है, तो माइनिंग करने के लिए एक संस्थान चाहिए होता है। और उसके लिए मतलब एक संस्था का स्थापना किया गया है, भारतीय खनन ब्यूरो। क्या किया गया? भारतीय खनन ब्यूरो। भारतीय खनन ब्यूरो का स्थापना कब हुआ है? 1 मार्च 1948 को हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर में है। और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 संस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में हम लोगों ने देखा है, इसमें शब्द दिया बेल्ट, खनिज बेल्ट। तो खनिज बेल्ट को भी देख लीजिए। तीसरी आप हेडिंग में कर लीजिए खनिज बेल्ट। खनिज बेल्ट का मतलब है कि भारत में जो खनिज हैं वो अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। तो जिन राज्यों में पाए जाते हैं उन्हीं को ड्रॉ करके मैप पे दिखाया जाता है। वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? खनिज बेल्ट में आ जाते हैं। तो वो एक मैप बनाइए और उस मैप के बड़े समझ लीजिएगा खनिज बेल्ट। कोई छोटा मोटा मैप बना लीजिएगा। और नहीं बना पाते तो कुछ जैसे देख लीजिए मैं कैसे बनाता हूँ, देखिएगा। भारत की खनिज बेल्ट की यदि बात करा जाए, तो भारत का खनिज बेल्ट देखोगे तो देखो ये वाला पूरा खनिज बेल्ट है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा भाग आ जाता है, उड़ीसा पूरा आ जाएगा और ये पूरा जाता है। यही खनिज बेल्ट है। मतलब भारत में पाए जाने वाले खनिज या माइनिंग जो भारत में होती है, क्या उत्तर प्रदेश में माइनिंग होती है? एटा में कहीं माइनिंग होती है? नहीं होती है। क्या बात, एटा में कोई खनिज पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है खनिज बेल्ट जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो वो जो बेल्ट है उसी को बोलते हैं खनिज बेल्ट। तो खनिज बेल्ट में तुम देखोगे कौन सा? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये झारखंड, थोड़ा सा देखेंगे तो पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा थोड़ा सा,
ठीक है, पश्चिम बंगाल ये से देख सकते हो। यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है और हल्का सा केरला। तमिलनाडु का उत्तरी भाग भी आ जाएगा। देखिए मुख्य रूप से राज्य देखो, राज्य तो कई सारे में, ये नहीं कह रहा हूं कम राज्य है। ऐसे तो उत्तर प्रदेश का पठारी भाग में भी क्या है, थोड़े बहुत खनिज पाए जाते हैं। तो अब देखो 3% 4% खनिज पाए जाते हैं, उससे कोई खनिज की मात्रा नहीं मानी जाती है। जहां पर 10% से अधिक खनिज पाए जाते हैं उनको हम इसमें काउंट कर सकते हैं, ये माना जाता है। तो खनिज बेल्ट में तुम देखोगे तो ये एरिया है। तो खनिज बेल्ट में जो भी राज्य है उनको हम क्या करते हैं, आप ऐसे ले लीजिएगा चित्र। तो आप ये वाला लीजिएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। खनिज बेल्ट में कौन कौन से राज्य हैं, मुख्य राज्य जो रहते हैं, तो आप ले लीजिएगा। राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ कंप्लीटली आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, ओडिशा, ओडिशा आ जाएगा और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और एक कर्नाटक। बाकी और भी राज्य में ये नहीं कह रहा, मुख्य रूप से इन्हीं को हम खनिज बेल्ट में शामिल करते हैं। तो भारत में सर्वाधिक खनिज जो पाए जाते हैं वो इन्हीं राज्यों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। जिनमें से राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इनको आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे बना लिया आपने। अब शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य, भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य हमें इन्हें देखना है, ठीक है। कर लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, और साथ ही उत्तर प्रदेश जो है उसमें फिर परसेंटेज के साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो 3 सर्वाधिक पाए जाने वाले, तो सर्वाधिक पाए जाते राजस्थान है, दूसरे पर ओडिशा। राजस्थान में 17% खनिज है, 17%। ओडिशा में 14% खनिज है, क्या लगा रहा है, आंध्र प्रदेश। तीसरे पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश, कितना है, 13%, ठीक है। तो शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य भारत के, राजस्थान 17%, पूरे भारत में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन या खनिज जो प्राप्त किए जाते हैं वो कहां से किए जाते हैं, तो ध्यान रखना है कहां से, राजस्थान से। दूसरे पे हम देखेंगे तो कौन सा है, ओडिशा है 14% के साथ, और तीसरे पे आंध्र प्रदेश है 13% के साथ। हम यहीं पर हम एक रैंडमली ले, यूपी का, यूपी कितना परसेंट है, यूपी में खनिज पाए जाते हैं कितना परसेंट, 3%। तो यूपी में कितना परसेंट है, 3% है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में खनिज उत्पादन के हिसाब से देखें तो कितने परसेंट खनिज भारत में, तो उत्तर प्रदेश 3%। हालांकि शीर्ष 3 राज्य जहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, राजस्थान 17% सर्वाधिक राजस्थान में, दूसरे पे कौन सा है, ओडिशा, और तीसरे पे कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कितना परसेंट है, 13% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे। तो खनिज बेल्ट या खनिज संस्थाओं के संबंध में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो खनिज संस्थाएं कितनी है, खनिज संस्थाएं 2 हैं, हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ है, 4 मार्च 1851 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि दूसरी संस्था का नाम क्या है, दूसरे का नाम भारतीय खनन ब्यूरो। भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, नागपुर, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। खनिज बेल्ट में, खनिज बेल्ट का मतलब क्या है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं उन्हीं को खनिज बेल्ट कहते हैं। तो मुख्य रूप से राज्य देख लो, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। अब इनमें से 3 राज्य मैंने प्रमुख देखे, 3 में कौन सा है, राजस्थान है और ओडिशा आ रहा है और कौन सा, आंध्र प्रदेश आ रहा है, ठीक है ना। राजस्थान को कितना परसेंट है, 17%। पूरे भारत में सर्वाधिक खनिज जो पाए जाते हैं वो किस राज्य में है, राजस्थान में है, दूसरे पे कौन है, ओडिशा, और तीसरे पे कौन है, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में कितने परसेंट खनिज, 17%, और ओडिशा में 14%, और आंध्र प्रदेश में कितना है, 13% खनिज पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। याद क्लियर होगा, ये हमारी खनिज बेल्ट होगी। परिभाषा देख ली, उसके बाद में साइंस का देख ली। अब तीसरा क्या है, वर्गीकरण। पेपर सबसे ज्यादा यहीं से करता है, तो देख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। चाहते तो मैं क्या, मैं एक खड़ा रहता उसमें नोट से बोल दिया जाता, मैं पढ़ने का खुद ही कर लेना। आपको समझा दिए जा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। पेपर में बहुत रुकवाना है इसकी, ठीक है, 1 नंबर आने की संभावना है।
दो टॉपिक होते हैं ये, एक तो उद्योग से और एक टॉपिक होता है खनिज से। तो उद्योग भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है और खनिज भी होता है, दोनों को आप ध्यान रखिए अपना, ठीक है। समझ लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो पूछेंगे, देखते हैं तुम्हें लर्न हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये आप बता रखना। तो यहाँ तक किसी भाई में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। परिभाषा बता दिए हैं। परिभाषा क्या है, मतलब पृथ्वी के अंदर जाएंगे चट्टानें पाई जाएगी, उन चट्टानों में क्या है, एक खनिज पाए जाते हैं। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये कृत्रिम नहीं होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। क्या खनिज सीधे मिल जाता है कि हम गए सोना मिल गया और ले आए अंगूठी बना दी, सीधे तो नहीं होता है। किस रूप में होता है, अयस्क के रूप में होता है। और अयस्क से क्या होता है, उसे प्यूरिफाई कराया जाता है, उसके बाद वो मॉडिफाई करके तब हमारे सामने आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से कुछ तत्व हैं, लेकिन वो अयस्क के रूप में है। जब उन्हें हम क्या करते हैं, विधियों के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा जब मॉडिफाई करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, खनिज मिलता है। अब इसमें कोयला, तांबा, अभ्रक, लोहा, ये सब क्या है, खनिज के रूप में देखे जाते हैं। खनिज संबंधी जैसे ये जो भी सर्वे वगैरह करता है या विकास के संबंध में चर्चा होती है, तो इसके लिए दो संस्थाएं कौन कौन सी हो जाती हैं। तो एक तो संस्था कोलकाता वाली है, जिसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, भारतीय गण निगम। दोनों हो गए आपको, स्थापना और इसका हेडक्वार्टर वगैरह सारा ध्यान रखना। खनिज बेल्ट में कौन सा है, खनिज बेल्ट याद है तो तुक्का लगा दोगे, तो सब इसी के अकॉर्डिंग सब बताने वाले हैं कि कौन, जैसे कोयला, तो कोयले के लिए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है, उसके अपोजिट लोहा के लिए, सोने के लिए, आएगा नहीं आएगा। तो जो ये राज्य तुम्हें देख रहे हैं, यही राज्य जो सारे हैं, सबके सब राज्य तो यही आने वाले हैं। इनको हम क्या करेंगे, इनको देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं खनिजों को वर्गीकरण तीन भागों में। तीन भागों में कौन कौन से होते हैं, तो एक तो खनिज होता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों से एनर्जी मिलती है उन्हें बोलते हैं ऊर्जा खनिज, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऊर्जा खनिज। दूसरे हम कर सकते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज किसे कहेंगे, जो अधातुएं होती है ना, जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। और तीसरा होता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, ठीक है। पेपर में पता क्या पूछता है, तो निम्नलिखित में से ऊर्जा खनिज नहीं है या है, तो पहले तो तुम्हें इंडेक्स पता होना चाहिए। तुम्हें लोकेशन की तो बात की बात है, तो लोकेशन तो बाद में याद करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है, इसमें वो सब कुछ मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जो जरूरत की हमारी चीजें हैं, इसको तीन भागों में बांटेंगे। तो इसके भी अपने अपने सब भाग भी हैं, वो भाग भी इसके रहते हैं, तो उनको भी हम देख लेंगे, हो जाएगा। तो पहले तो ये देखो ऊर्जा खनिज, अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज। जब भी हम इन सब की चर्चा करेंगे तो ये जो खनिजों का वर्गीकरण है, ये चाहो तो आप चट्टानों के आधार पर भी हम इसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो चट्टानों देखो, ऊर्जा खनिज जो होता है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा। ऊर्जा खनिज किस प्रकार की चट्टानों में, चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये तीन चट्टानें हैं, उनके हिसाब से मिलेगा। तो जो ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज तीन चट्टान अवसादी में किसमें पाया जाएगा, अवसादी चट्टानों पाया जाएगा। अवसादी चट्टानों में, यानी कि अवसादी चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा खनिज जो हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे कोयला को जलाते हैं तो एनर्जी देता है, ऊष्मा हीट दे देता है, और वो क्या करता है, जिसकी हमें जरूरत होती है, जैसे किसी प्रयोग में ला रहे हैं तो वो उसके हिसाब से प्रयोग में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा खनिज। तो कोयला कैसा, किस तरह का, मतलब तीन चट्टानों में है, अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अधात्विक खनिज में भी कौन आएगा, लगभग कोयला नहीं क्या है, अधात्विक खनिज है। अब केवल अधात्विक कोयला क्या है, कोयले में देखा जाए तो करंट फ्लो नहीं होता है। धातु अधातु टॉपिक पढ़े होंगे आप। धातु का मतलब होता है वे तत्व जिनमें करंट फ्लो हो और जिनमें क्या हो, आघात वरीयता का गुण पाया जाता हो, वे धातु में कहलाती है। पीटने पर आवाज करती है, धातु में कहलाती है। मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये चेयर क्या है, धातु है कि अधातु है, तो धातु ये क्या है, अधातु है। अधातु कैसे हो जाएगी, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, और इसको जब तुम मतलब जैसे हथौड़े से पीटोगे तो ये जैसे लोहा है, लोहे की चादर जो है जैसे पीटोगे तो लोहा चौड़ा होता चला जाएगा, हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसे पीटोगे तो ये टूट जाएगा, क्या ये टूट जाएगा, लेकिन ये एकदम फैलता हुआ नहीं जाएगा। तो इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। दो तीन चीज समझ लो पहले, जैसे धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे, ये दोनों चीज समझ लीजिए कि नोट है।
तो कई अलग से नोट कर लीजिए आप। धातु का मतलब तो दो चीज देखो, करंट फ्लो हो, बिजली का प्रवाह हो जाए, विद्युत का प्रवाह, देखो विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह, तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण, आघात वरीयता का गुण। तन्यता का मतलब होता है कि पीटने पर ये फैल जाती है, जैसे लोहा को पीटोगे तो चौड़ा हो जाता है, सोने को जब हम क्या करते हैं तो उसे रेसे निकालते हैं तो उसको वायर बनता चला जाता है, बिल्कुल तांबा, तांबे का वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है। तो ये दो चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत का प्रवाह सबसे बेस्ट है। अब देखो जैसे ये मार्कर है, क्या इस मार्कर को बिजली से मतलब टच करूं, विद्युत से टच करूं, क्या इसमें मुझे करंट मारेगा? नहीं मारेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधातु। और अगर करंट मार गया तो क्या कहलाएगा? धातु। तो ये इसकी पहचान रहती है। दूसरा तो अगर ये प्रथम गुण नहीं करेगा तो दूसरा, इसे जब इसे हम हथौड़े से पीटे तो पीटने पर फैलेगा, छिछे छिछे हो जाएगा, पंचचूर्ण हो जाएगा, एकदम इसका जो हाल बेहाल हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो ये हो जाएगा। जैसे वो लकड़ी है, ये पोडियम है, इस पोडियम को धातु कहेंगे अधातु कहेंगे? हैं? अधातु। क्योंकि इसमें कोई वायर अगर टच हो जाए तो करंट मारेगा? नहीं मारेगा। दूसरा क्या है, इसे जब पीटेंगे हथौड़े से पीट दो तो इसे ठोक दिया जाए तो क्या होगा? देखो अब जो धातु में वो आवाज करती है, आवाज कैसे करेगी? टन टन की। जैसे तुम्हारी कभी तुमने जब 12th तक पढ़े होंगे तो वहां घंटी बजती थी, लंच हो गया, पहला घंटा हो गया, दूसरा हो गया, ऐसे बोलते थे। तो वो जो घंटी थी वो किसकी थी? धातु की या धातु की? धातु की थी। और धातु टन आवाज करता है, समझ गए? किसकी? गीली लकड़ी हो तो सुनो कि लकड़ी का जो भी प्रोसेसिंग होता है वो एक्सेप्शन में आ जाता है। जब गीली लकड़ी होगी करंट मारेगा, करंट मारेगा तो एक गुण तो हो गया, लेकिन कुछ गीली लकड़ी जब ठोकोगे तो क्या हो जाएगा? फैलती है, वो फैलेगी? नहीं फैलेगी। तो फिर भी किसमें आएगी? धातु में आएगी। फिर करंट तो फिर हो सकता हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जानना समझ जाएगा। तो ऐसे तत्व, ऐसे खनिज जिनमें अधातु है, जो अधातु है वो क्या कहलाते हैं? अधातु खनिज। ऐसे खनिज जिनमें धातु गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु खनिज। तो आप देखिएगा, तो लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे वे खनिज जिनमें अधातुओं के गुण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अधात्विक खनिज। क्या कहलाएंगे? अधात्विक खनिज कहलाएंगे। धात्विक किसे कहेंगे? वे खनिज जिनमें धातुओं गुण पाए जाते हैं, वे खनिज जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है धात्विक खनिज। आप कोई एग्जांपल ले लें तो तभी क्लियर हो पाएगा। अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? पत्थर है, जिप्सम है, या वो संगमरमर, चूना पत्थर, ठीक है, जिप्सम, डोलोमाइट, खड़िया, रत्न आदि, ये सभी कैसे खनिज है? ये सभी अधात्विक खनिज है। कैसे खनिज है? जो तुम्हारे पेपर में एग्जाम्पल बन सकते हैं, मैं केवल उन्हीं को लिखे हैं, में क्या आ जाएंगे? ये सारे के सारे आ जाएंगे। अब धात्विक खनिज तुम देखोगे तो धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु गुण पाए जाते हैं, जैसे सोना, तांबा, जस्ता, ये सब इसमें आ जाएंगे। सोना, तांबा, जस्ता, ठीक है, लोहा, टंगस्टन, ठीक है, टिन आदि, ये सभी खनिज कैसे हो जाएंगे? ये सभी खनिज हो जाएंगे धात्विक खनिज। अब बताओ, सोने में करंट फ्लो होगा? सोने को पीटते आवाज करेगा? सोने को जब हम बहुत ज्यादा पीटेंगे तो फैल जाएगा, परत बन जाएगी या उसका वायर बन जाएगा। तो जिनमें वायर बनने का गुण पाया जाता है, जो मतलब एक तार के रूप में बन सकते हैं, उन्हें बोल देंगे हम धात्विक खनिज। ये कभी वायर नहीं बन सकते धारण। तांबा बन सकता, तांबे का तो आता ही है वायर जो रहता है। जस्ता, लोहा बन सकता है, टंगस्टन भी और टिन भी, ये सब कैसे है? सब धात्विक खनिज है। कैसे खनिज है? धात्विक खनिज। अब इसमें देखो, अधात्विक खनिज जो होते हैं ये किस प्रकार की चट्टानों पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों, अवसादी
चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, धात्विक खनिज किस प्रकार चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके आग्नेय और रूपांतरित दोनों में। तो आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं और ये आग्नेय और रूपांतरित दोनों में। ठीक है, चलोगे धात्विक खनिज किसे कहेंगे? जिनमें धातुओं गुण पाया जाता है। अधात्विक खनिज जिनमें धातुओं गुण नहीं पाए जाते, अर्थात अधातु के गुण वाले क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये अवसादी चट्टानों में है और ये आग्नेय और रूपांतरित में, ये दोनों ध्यान रखना है। जैसे संगमरमर कैसा है? धात्विक या अधात्विक? पेपर में बस यही आता है, इतना ही ध्यान रखना। अपना दिमाग सही कर लीजिएगा, सोना धात्विक है क्या अधात्विक है? ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज नहीं है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। अब ऊर्जा खनिज की ऊर्जा खनिज जो है कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार कौन सा? एक तो जीवाश्म ऊर्जा खनिज, जीवाश्म ऊर्जा खनिज, ठीक है। एक होता है आणविक ऊर्जा खनिज, आणविक ऊर्जा खनिज। पेपर में ऐसे ही प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से आणविक और जीवाश्म, जीवाश्म मतलब जीवों के अंश के द्वारा बना हुआ खनिज क्या कहलाएगा? जीवाश्म खनिज। आणविक में क्या होता है? ताप और दाब जब लग जाता है तब वो क्या होता है? सीधे चट्टानों से प्राप्त होते हैं, हो जाता है। तो जीवाश्म खनिज एक्चुअल में देखा जाए तो ये जीवाश्म खनिज कंपोनेंट किससे मिलता है? अवसादी से। हालांकि आणविक खनिज जो है ये आग्नेय से मिलता है, आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों में ये पाए जाते हैं आग्नेय। मतलब ओवरऑल तो ऊर्जा खनिज ज्यादातर किसमें है? अवसादी चट्टानों में। लेकिन अगर जब इनको हम दो भागों में बांटेंगे तो एक दो भागों में बांटने का क्या हो जाएगा? एक तो जीवाश्म खनिज है, एक आणविक खनिज है। जीवाश्म खनिज जो होते हैं वो तीन खनिज मान लीजिएगा। तीन खनिज क्या है? जीवाश्म खनिज है। कौन कौन से हैं? एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे कोयला जलता है तो ऊर्जा हीट वगैरह देता नहीं देता ऊर्जा। और इसके अलावा कोयला के अलावा क्या है? कोयला हो जाएगा पेट्रोल या पेट्रोलियम शब्द ले लो, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम कंप्लीट क्या था? जीवाश्म है। और इसके अलावा गैस, पेट्रोलियम में भी गैस भी आ सकता है। गैस में दो गैस इंपोर्टेंट है यहाँ पर, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी ये सभी गैसें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो पूछेगा एलपीजी किस प्रकार का खनिज है? जीवाश्म खनिज है। कैसा खनिज है? जीवाश्म में भी कैसा है? ऊर्जा खनिज। कैसा खनिज है? ऊर्जा खनिज है। यह मुझे जानना है। तुम्हें खनिज याद हो या ना हो नहीं कोई दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि जो वर्गीकरण है बस इसको याद कर लो, इसको लगातार याद करना, एक नंबर बन जाएगा। यहाँ से कोई ना कोई आपका ही बन सकता है प्रश्न, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या कंफ्यूजन जाता है और ज्यादा दिक्कत देता है, ये हो जाएगा। अब जो कोयला है तो कोयला की डिटेल पढ़ेंगे, कोयला के बारे में दस पढ़ने वाला कोयले को। तो अभी क्या है, हम पहले पूरा जो फ्लो चार्ट है उसे देख लेते हैं, उसके बाद तब समझेंगे। गैस वगैरह के बारे में, पेट्रोल के बारे में क्रमानुसार पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आणविक खनिज की बात करें तो आणविक खनिज में तीन ही रख लीजिएगा। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम कैसा खनिज है? आणविक खनिज है, सीधे आग्नेय चट्टान से बनता है। थोरियम, थोरियम कैसा है? थोरियम, थोरियम भी आणविक खनिज है। बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम भी कैसा खनिज है? बेरिलियम भी आणविक खनिज है। कोई खनिज जो ये थोरियम यूरेनियम वगैरह है ये सीधे नहीं मिलते हैं, इनको प्यूरिफाइड किया जाता है बड़ी मुश्किल से, तब इनको प्राप्त होता है। और सबसे खतरनाक या सबसे महंगा जो तत्व है वो कौन सा है? यूरेनियम, ठीक है। क्लियर हो जाता है? ओके, तो देखो पहले समझिएगा। ऊर्जा खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं अधिकतर। लेकिन जब हमने दो भागों में बांटे, जीवाश्म खनिज और आणविक खनिज। जीवाश्म खनिज जो जीवों के अंशों से बने हुए हैं, कोयला खनिज, पेट्रोलियम और गैस, ये हो जाएंगे। गैस में एलपीजी और सीएनजी ज्यादा इंपोर्टेंट है, यही पढ़ना है। आणविक खनिज आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं, जिनमें तीन इंपोर्टेंट है, तीनों हमारे नोट कर लिए हैं, यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। तो तुमसे पूछ ले निम्नलिखित में से ऊर्जा खनिज अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज है। यूरेनियम किसे बोलेंगे? यूरेनियम तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा खनिज है। इससे कितनी एनर्जी प्राप्त होती है हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो जो धात्विक खनिज है, इस धात्विक खनिज को लौह की
प्रतिशतता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। तो पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी कर लीजिएगा। धात्विक खनिज का वर्गीकरण, धात्विक खनिज का वर्गीकरण दो भागों में होगा। क्या होगा? एक तो लौह धात्विक खनिज, एक अलौह धात्विक खनिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही प्रश्न आया है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है। और अभी इसकी एक और कैटेगरी है, वो भी पढ़ना है आपको, तब जाके क्या होगा, तब ये वर्गीकरण क्लियर होगा। उसके बाद में इनमें से जो प्रमुख खनिज है वो पढ़ेंगे। समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बन जाएगा। देख लो तो क्या बनेगा? लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज लौह की मात्रा के आधार पर या लौह जो पाया जाता है उसके आधार पर। और अलौह, अलौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। इसमें लोह, लोहे की उपस्थिति या चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण वो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा होगा तो वो कैसा खनिज कहलाएगा? लौह धात्विक खनिज। कैसा कहलाएगा? लौह धात्विक खनिज। ठीक है, ध्यान रखें। और अलौह धात्विक जिसमें लोह, लोहे का और ना ही चुंबक, चुंबकीय गुण उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा? अलौह धात्विक खनिज। क्या कहता है? अलौह धात्विक खनिज कहलाएगा। ध्यान रखना। अब इनके जो एग्जांपल हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा, वही पेपर में आते हैं एग्जांपल। ध्यान रखना। जैसे देखो, लोहा, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट। लोहा, क्रोमियम, लोहा, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन आदि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इतने हो जाएंगे। अब देखिएगा, लोहा धात्विक, जैसे लोहा तो अपने आप में लोहे के तो गुण, चुंबक गुण तो लोहा में है ही है। देखोगे क्रोमियम में लोहा पाया जाता है, निकल में भी, कोबाल्ट में भी, मैग्नीज में भी और टंगस्टन में भी। इन सब में लोहे के साथ साथ चुंबकीय गुण भी है। ये दोनों है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ऐसा इसलिए कैसा खनिज है ये जो खनिज है वो कैसा हो जाएगा? लोहा धात्विक खनिज। कैसा खनिज है? लोहा धात्विक खनिज। अब इधर देखेंगे अलौह धात्विक। अलौह धात्विक खनिज मतलब क्या है? वे खनिज जिनमें ना तो लोहे का गुण हो और ना ही चुंबकीयता का गुण हो, तो ऐसे खनिजों को क्या बोलते हैं? अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें एग्जांपल लीजिएगा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, 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 टिन, सीसा, जस्ता आदि। अब आप मुझे ये बताओ, क्या सोने में लोहे गुण पाया जाता है? क्या सोने में चुंबकीय गुण है? नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं है। तो ये कैसा खनिज है? अलौह धात्विक खनिज है। ठीक है, तांबा में भी ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम में भी नहीं है, ना टिन में, ना शीशे में, ना जस्ते में। ऐसा लगी होगा। आप सुनो, देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें कम एग्जांपल कराया ऊपर। पूछेगा धात्विक खनिज है, तो ये दोनों के दोनों धात्विक है। मैं पूछूंगा आपसे, लोहा धात्विक है, अधात्विक? धात्विक है। क्रोमियम धात्विक है, एल्यूमिनियम धात्विक है। जब इनको जब कैटेगरी बांटेंगे तब इनको हम अलग करेंगे। जिनमें लोहे के गुण पाए जाएंगे वो लोहा धात्विक, और जिनमें लोहे के गुण नहीं पाए जाएंगे वो अलौह धात्विक। या जिनमें लोहा, जैसे लोहा प्लस चुंबकीय गुण ये दोनों पाया जाएगा तो लोहा धात्विक, जिसमें नहीं पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? अलौह धात्विक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत नहीं है? बोले। अब इसके बाद हम लोग देखा ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा के स्रोत के आधार पर खनिजों का प्रकार, एक ये भी हमें देखना है। ऊर्जा, तो इसी में दूसरा क्या है? ऊर्जा के स्रोत के आधार पर। ठीक है, खनिजों के प्रकार पकड़ लीजिएगा। ऊर्जा के स्रोतों के आधार पर, ऊर्जा के स्रोतों के आधार पर खनिजों के प्रकार। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ये वाला हो जाएगा। अब ये किस आधार पर दे रहे हैं? कि जैसे अगर हम किसी खनिज का प्रयोग कर लेते हैं और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके आधार पर है। प्रश्न तुम्हारा पिछली बार प्रैक्टिस में यहीं से आया था, ये बात जो मैं करा रहा हूँ। तो हमने तो पूरा करा रहे हैं, आपको खुद से क्या मतलब है? तो आप बस क्या करिए, अपना इंडेक्स जो है बराबर ध्यान रखिएगा, करते चले जाइएगा। तो ऊर्जा स्रोत के आधार पर खनिज को दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय खनिज,
अनवीकरणीय खनिज, और एक है नवीकरणीय खनिज। नवीकरणीय खनिज, अनवीकरणीय खनिज और नवीकरणीय खनिज। और इसके एक अन्य नाम है परंपरागत, परंपरागत खनिज, इसे बोलेंगे अपरंपरागत, अपरंपरागत, अपरंपरागत खनिज, अपरंपरागत खनिज क्या बोलेंगे इसको? अपरंपरागत खनिज। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा? ये हो जाएगा। जो अनवीकरणीय खनिज है और जो नवीकरणीय खनिज है, अनवीकरणीय को परंपरागत मींस क्या होगा? क्या नवीकरणीय खनिज या परंपरागत खनिज किसे कहेंगे? वैसे खनिज जो भविष्य में खत्म हो सकते हैं, जो जैसे ये धीरे धीरे क्या है, इनका फसल खत्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रयोग होने के बाद में, एक बार प्रयोग किया उनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे खनिज लिख लीजिए। वैसे खनिज, वैसे खनिज जिनका एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, तो वे सभी खनिज कैसे कहलाएंगे? वे सभी खनिज है अनवीकरणीय खनिज। कैसे खनिज हो जाएंगे? अनवीकरणीय या परंपरागत। वैसे खनिज जिनका प्रयोग सिर्फ एक बार होता है। और जैसे आप एक चीज बताओ, कोयले को जला करके कोयले की राख बनी, क्या कोयले की राख को दोबारा प्रयोग कर सकते? नहीं। तो बताओ कोयला कैसा खनिज हो जाएगा? अनवीकरणीय या परंपरागत खनिज हो जाएगा? अनवीकरणीय या परंपरागत। इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे लिख लो, इसका जैसे एग्जांपल इसी वाले में, ठीक है, लीजिएगा। अनवीकरणीय में कौन से हैं? अनवीकरणीय में लिखो, तो इसमें लिख लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, गैसें जितनी भी हैं तो सब आ जाएंगी। कोयला, पेट्रोलियम, जो आपका ये ऊपर लिखा है ना, ये सारा इसी में आ जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, ये तो ये जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं वे सब कैसे खनिज कहलाएंगे? वे सभी कहलाएंगे अनवीकरणीय या परंपरागत खनिज। अनवीकरणीय या परंपरागत खनिज कहलाएंगे। जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं वो सारे के सारे, ठीक है। नवीकरणीय खनिज में क्या आ जाएगा? वे खनिज जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। आपको पता है इनका जो प्रयोग है ना, कई बार प्रयोग किया जा सकता है, कई बार प्रयोग किया जा सकता है, मतलब ये इनको एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो सालों साल चलते हैं। जैसे सौर पैनल, सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं, सौर पैनल जो है बताओ वो खत्म होगा, एक बार बनेगा 20 साल तक तो उसकी गारंटी होती है, आराम से नॉन स्टॉप यूज करो। लेकिन तुम बैटरी जैसे बनी हुई होती है, तो बैटरी को बना दिए हो, जिससे बना है तो वो कम हो रहा है, दूसरा बैटरी की बुनियाद कितनी है? 3 साल या 5 साल, उसके बाद खराब, तो वो क्या हो जाता है? फिर मॉडिफाई करके दोबारा लेके आओ। लेकिन इन फ्यूचर आगे चलकर जरूर खत्म हो जाएगा। जैसे जिन देशों में पेट्रोलियम मिलता है तो आगे चलकर हो सकता है कि उन देशों में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो वो देश क्या सर्वाइव कर पाएंगे? फिर उनकी इकोनॉमी सब क्या नष्ट हो जाएगी। तो वैसे ही है, तो नवीकरणीय खनिज में क्या हो जाएगा? नवीकरणीय खनिज में वे खनिज जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी बताओ, ये सभी कभी खत्म होंगी? आप ये बताओ, एक बार बांध बना दिया और बांध बनाकर एक बार जल में टरबाइन लगा दी, तो वो टरबाइन में मेंटेनेंस चाहिए, उसके बाद तो उतना खर्चा तो नहीं आने वाला है, तो साल 10 साल नहीं 100 साल और ज्यादा साल चल सकता आराम से, और ना उसमें कोई पर्यावरण का लॉस है। देखो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोयला जलता है तो कार्बन की मात्रा क्या हो जाती है? कार्बन जो होता है वो बढ़ता है ना, जिससे CO2 की मात्रा मतलब परसेंटेज बढ़ जाती है। ऐसे पेट्रोलियम में भी और गैसें भी अगर होती है तो क्या करती है? ये प्रदूषण फैलाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक भी है। जबकि नवीकरणीय या अपरंपरागत खनिज जो है, इनसे हमारे पर्यावरण में क्या है ना, प्रदूषण भी नहीं होता है, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इनका प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं, हम कई बार कर सकते हैं, इन्हें बोल देंगे। तो यही हमारा क्या खनिजों का वर्गीकरण है, यही खनिज है। मुख्य रूप से खनिजों के प्रकार यही ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले मुझे अर्थ या परिभाषा के आधार पर क्या है खनिज, दूसरे संस्थाओं के बेल्ट
और बलिगढ़। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इम्पोर्टेंट क्या, कोयले से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, जैसे सोना से बहुत आता है, लोहा से ज्यादा आता है। तो जहां पर डिटेल पढ़ना है डिटेल पढ़ लीजिएगा, नोट्स में सब मेंशन है, यहाँ से नोट्स में दिया है, मतलब इसमें दिया तो और भी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से दो टॉपिक लिंक कर सकते हो जाएगा। तो प्रमुख खनिजों में यहाँ से जो इतने पढ़ा दिए, मतलब कितने बढ़ रहे हैं देखो काउंट करके, 10-20 पीस बढ़ रहे होंगे, जैसे संगमरमर, इस चूना पत्थर, जिप्सम, ये देखो यहाँ पर भी, तो 10-20 जो भी है इनको जो प्रमुख है उन्हें पढ़ लिया जाएगा। तो ये जो है तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब क्या करना है, केवल मेप के अकॉर्डिंग देखना है कौन सा राज्य किस खनिज में प्रथम स्थान है, कितना परसेंट है, कौन सी माइन है, कौन सी मतलब खान है जो प्रसिद्ध है, पूछ लेगा नहीं पूछ लेगा आपसे। जैसे तुम्हें दो खाने बताया, कोलार हट्टी खान को प्रसिद्ध है, सिंह भूमि को प्रसिद्ध है ना, पूछेगा नहीं पूछेगा ये। तो ये जैसे पूछेगा महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, महानदी और गोदावरी बेसिन, और एक दामोदर नदी बेसिन कोयले के लिए, किसके लिए, कोयले के लिए। लेकिन लेकिन कृष्णा और गोदावरी बेसिन गैस के लिए, गैस में कौन सी वाली है, तो सीएनजी गैस के लिए है ना, ये आपको। तो ये हमें देखना है इन चीजों को, तो बहुत सारी चीज क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, इसे देख लेंगे।